Good morning, all of you. Welcome to शांतिनिकेतन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। माई सेल्फ प्रांजल, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। जो हमारा आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। ठीक है, इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका था मैक्रो एंड माइक्रो कंपोनेंट ऑफ डाइट यानी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। जैसे कि आप समझ रहे होंगे न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ हमारी डाइट। जो हमारी डाइट है, जो भी हम खाना खाते हैं, हमारी खुराक है, उसमें जो पोषण युक्त यौगिक एंड नॉन गैर पोषण कंपोनेंट हैं, तो उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव का मैं आपको पहले बता चुका था कि आपकी जो बुक में, जो आपके कोर्स में है, तो आपके जितने भी मैक्रो यानी जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट थे, कौन कौन से थे आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट? एक तो आपका प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, तो और आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट थे विटामिन एंड मिनरल्स। तो जितनी भी जब आपकी पांचों चीज थी, ये आपकी किस में आएंगी? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में आएंगी। कौन सी में आएंगी? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। कौन कौन सी आपकी? जो आपको पोषण देते हैं, पूरे जो आपकी बॉडी को पोषण युक्त यौगिक हैं, तो कौन कौन से आपके? एक तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। तो ये जो पांचों चीजें वो आपका किस में हो गया? न्यूट्रिएटिव। ठीक है, तो ये इजी सा है कि आपका न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट आपके कौन से हैं? जो आपके पांचों मैक्रो एंड माइक्रो आपके कंपोनेंट थे, तो आपके कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये आपके क्या थे? न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है। सेकंड चीज आती है नॉन न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। हमने न्यूट्रिएटिव का हमें पता है कि हमने पहले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन, ये हमारे काफ़ी ज़रूरी होने चाहिए। इनमें भी कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद माइक्रो में क्या था आपका? विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये सारे पांचों कंपोनेंट आपके आते हैं न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। अब बात करते हैं नॉन न्यूट्रिएटिव यानी गैर पोषण तत्व। तो इनका क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो नॉन न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट होते हैं ये कैसे होते हैं? Non-nutritive component are component absorbed from the food but which do not provide energy in the form of calorie. They can be either valuable or harmful to your body. Non-nutritive component are important to our body. They are as follows. तो आपके बुक में जो दिया है तो क्या है कि जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है ना, वो क्या है? इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि हमें कैलोरी प्रदान नहीं करते, ये हमको एनर्जी नहीं देते हमारी बॉडी को, बट हमारी बॉडी के लिए फिर भी जरूरी होती है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? जरूरी होती हैं। तो क्यों जरूरी होते हैं उसी के लिए हम पढ़ेंगे। तो कुछ टॉपिक है आपके, लेकिन हमें समझना पहले जरूरी है कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट यानी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वो होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कैलोरी और यानी ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट है आपका फाइबर, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्या है आपका? नंबर फर्स्ट है आपका फाइबर, ठीक है, फाइबर। नंबर फर्स्ट है आपका फाइबर। तो फाइबर क्या है? फाइबर के बारे में पढ़ लेते हैं हम। क्या है फाइबर और रगेज? दिस इज द इंडाइजेस्टिबल कंपोनेंट ऑफ फूड फाउंड इन फ्रूट, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स। थॉट इट डज नॉट प्रोवाइड्स कैलोरीज, इट इज स्टिल अ vital रोल ऑफ हेल्दी डाइट। डाइटरी फाइबर bulk up your body, making it appear fuller. It play a role in the digestion and prevent constipation. देख लो यहाँ तक क्या है कि जो फाइबर है वो हमें पहले कहाँ से मिलता है? सब्जियों से, फलों से और हरी ग्रेन से, ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियों से। ये क्या होता है? नॉट प्रोवाइड योर कैलोरी, जब हमें कैलोरी हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होते हैं तो वो हमारी बॉडी को कैलोरी नहीं देते हैं, ठीक है, कैलोरी नहीं देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो हमें ऊर्जा नहीं देते, बट इज मेकिंग अपर फुलर, यानी जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? मास, यानी हमें फुलाव देते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। फाइबर जो खाते हैं तो उनकी बॉडी में एक फुलाव है वो दिखाई देता है, ठीक है, तो फाइबर की वजह से होता है। एंड प्ले अ रोल इन डाइजेस्टिंग एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। पर हमारा जो भोजन होता है, जो हमारा डाइट होती है, जो हमारा फूड होता है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। एंड जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कब्ज की शिकायत होती है, उसको कम करता है, ठीक है, फाइबर। अब आते हैं, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ फाइबर, soluble फाइबर which dissolve in water and reduce cholesterol and alteration blood sugar level। यानी क्या है? आपके दो तरीके के फाइबर हैं। एक तो क्या है?
इन क्या है आपका कि इनसॉल्युबल फाइबर एंड सॉल्युबल फाइबर। तो इनसॉल्युबल फाइबर यानी सॉल्युबल फाइबर क्या है, तो क्या करता है ये कि पानी में घुलता है, ठीक है, पानी में घुल जाता है। तो वो क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को हमारे को रिड्यूस करता है। सेकंड क्या है, इनसॉल्युबल फाइबर which does not dissolve in water and soften the stool, thereby bringing relief from the chronic constipation। एंड जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो क्या करता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन को कम करता है और जो हमारा स्टूल होता है उसको चिकना करता है, ठीक है, जिससे कि हमारे पेट में कब्ज न रहे, ठीक है। एंड क्या है, इनसॉल्युबल फाइबर ऑल्सो लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड सर्टन कैंसर। जो भी हमारी हार्ट से रिलेटेड रिस्क है, जो फाइबर अगर हम खाते हैं तो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं तो उनको कम करता है। एंड देख लो 30 ग्राम अप्रॉक्स पर डे फॉर एडल्ट फाइबर इज फाउंड, यानी 30 ग्राम फाइबर जो एडल्ट हैं, वयस्क हैं, उनके लिए हमें यानी 30 ग्राम लेना आवश्यक है। इन फ्रूट डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल सीरियल्स ग्रेन्स नट्स एंड लीग्यूम्स, यानी जो फ्रूट हैं डार्क ग्रीन लीफी है, वेजिटेबल्स हैं एंड ग्रेन्स एंड नट्स अखरोट टाइप, ये इन सब में क्या हमें मिलता है, क्या होता है, फाइबर, ठीक है। तो ये आपका फाइबर हो गया। सेकंड चीज है हमारी नॉन न्यूट्रिएंट में वाटर, ठीक है, क्या वाटर, पानी, ठीक है। वाटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वाटर में क्या है, वाटर इज अ, जैसे कि वाटर के बारे में पढ़ चुके थे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी हमारा वाटर था, लेकिन क्या था, यूनिसेफ उसे नहीं मानता, बट ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका था। बट वाटर क्या है, वाटर इज अ predominant part of body, it makes up 4 to 3rd of human body weight and 90% of blood, यानी जो ब्लड होता है उसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। इट इज नीड बाय सेल्स एंड ऑर्गन फॉर देयर स्मूथिंग फंक्शन, एंड जो सेल्स एंड हमारे जो ऑर्गन है उनकी जो फंक्शनिंग है उनको स्मूथ करता है, ठीक है, आपको पता ही है पानी। वाटर इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन, एब्जॉर्बर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और जो भी हमारा डाइजेशन होता है और जो फूड का परिवहन होता है हमारे फूड का, तो उसको परिवहन को चलाने में हमारी बॉडी में मदद करता है। आर बॉडी गेट्स 20% ऑफ टोटल वाटर फ्रॉम द सॉलिड फूड वी ईट एंड रिमेनिंग 80% फ्रॉम वाटर वी ड्रिंक, यानी जो 20% वाटर होता है, जो हमारी बॉडी में 100% वाटर की होती है, 20% तो हम अपना जो सॉलिड फूड खाते हैं वहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है, बाकी का 80% जो जरूरत होती है वो हम जो पानी पीते हैं वहाँ से हमारी बॉडी को मिलता है। नंबर 3 आता है कलर कंपाउंड्स, ठीक है। नंबर 3 पे क्या है आपका, जो भी है जैसे आपका कलर कंपाउंड्स, ठीक है, कलर कंपाउंड्स, कलर कंपाउंड्स, ठीक है। कलर कंपाउंड्स में आपका क्या है, कलर कंपाउंड से जो भी है देखिए, वी लाइक आवर फूड टू हैव सर्टेन अट्रैक्टिंग कलर, सम फूड आर नेचुरली enriched with attractive colors such as fruit, while other like animal product have dull, यानी आप देखते हो कि हमें जो फ्रूट्स होते हैं उनका कलर क्या होता है, चमकीला होता है, तो हमें वो आकर्षित करते हैं। बट जो भी डेयरी प्रोडक्ट वाले जो होते हैं जैसे दूध दही वगैरह, तो वो थोड़े डल होते हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट थोड़े डल होते हैं। तो कलर कंपोनेंट्स भी एक क्या है, यानी ये नॉन न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट्स में आते हैं, ये हमें यानी इनसे हमें कोई ऊर्जा प्रदान नहीं होती, लेकिन क्या होता है एक खाने की रुचि को बढ़ा देते हैं, जो हमें खाने की रुचि को बढ़ा देते हैं, ठीक है, कि हाँ हमें लगता है ना कि आम कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो क्या होता है वो कलर जो उसका पिगमेंटेशन होता है वो हमें कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन क्या होता है हमारे खाने की क्रीमिंग है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ उसमें कलर कंपोनेंट है। फिर आता है आपका फ्लेवर कंपाउंड्स। फ्लेवर कंपाउंड्स में हम पढ़ लेते हैं, फ्लेवर्स आर ड्राइव फ्रॉम बोथ न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड। एसिडिक कंटेंट गिव्स अ सोर टेस्ट, यानी जो एसिडिक कंटेंट होते हैं, एसिडिक जो होता है वो हमें कैसा टेस्ट देते हैं, खट्टा। एग्जांपल सिट्रिक एसिड इज द लेमन, जैसे नींबू हुआ, एल्कलाइन न्यूवाइल लैंड्स एंड बिटर टेस्ट। बट और जो क्षारीय वो पदार्थ होते हैं तो उनमें हमें कहता है कसेला यानी कड़वा टेस्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ एल्किन फ्लेवर इज द फाउंड इन बेकिंग सोडा, यानी जो बेकिंग सोडे का जो स्वाद होता है तो वो कैसा होता है, क्षारीय टाइप का कड़वा होता है, और जो नींबू का स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा। तो ये क्या होता है, जो हमारे फ्लेवर्स जो है ड्राइव फ्रॉम बोथ न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, तो जो हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में भी हो सकता है एंड नॉन न्यूट्रिटिव में होता है, खट्टा मीठा, जो दोनों तरीके का स्वाद हो सकता है। नंबर 5 है आपका
प्लांट कंपोनेंट्स में पढ़ लो, देख लो क्या है। पादप जो आपके यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, देयर आर नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड which when ingest might have harmful or healthy impact depending on several factor like uses and suitability। यानी जो प्लांट कंपोनेंट के होते हैं हमारी बॉडी के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं एंड लाभकारी भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, कैफीन फॉर इंस्टेंट स्टिमुलेंस द ब्रेन्स इफ टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज। अगर आप कैफीन, जैसे कॉफी में कैफीन होता है, तो हम उसे अगर छोटी मात्रा में लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए क्या वो सही है, जिससे कि जो ब्रेन होता है वो काफ़ी अलर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी एक्टिविटी करने के लिए काफ़ी अलर्ट हो जाता है स्टिमुलेंट। एंड अदर हैंड व्हाट एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन इन द बॉडी इंक्रीज हार्ट रेट। अगर आप ज़्यादा मात्रा में कैफीन की मात्रा को ले लेते हो या ज़्यादा कॉफ़ी चाय पी लेते हो तो उससे क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है हमें दौड़े आने का भी खतरा, जब बीपी हाई हो जाता है तो दिल का दौड़े आने का खतरा रह सकता है। तो ये आपके क्या थे, आपके 5 तरीके के आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अब आई होप कि आपको छोटा सा टॉपिक था न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, तो आपका आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ईजी से, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आती है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ। तो आज हम इस वीडियो में ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल पढ़ेंगे, ठीक है। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल यानी एक अच्छा टॉपिक है वेट कंट्रोल। यानी आज के टाइम में, आज की लाइफ स्टाइल इतनी बिजी हो गई है, जो भी लोग होगी, तो क्या वो अपनी बॉडी को नहीं देखते कि वेट क्या हमें कि एक मेंटेन वेट होना चाहिए हमारी बॉडी का, या वो योगा करें या अपनी कि हमने अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज किया, लाइफ स्टाइल को किस तरीके से ढाला है। तो उसके हिसाब से हम इसी टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि एक हेल्दी वेट होता कैसे है, क्या होता है हेल्दी वेट, और उसे हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना होता है और कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देख लो मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्दी वेट होता क्या है, किस टाइप, यानी कितना वेट होना चाहिए जिसे हम कहें कि हेल्दी वेट है। तो देख लो, एक आपको समरी दी हुई है। In a 1998 study published by the American National Institute of Health, a healthy weight was defined as a healthy weight is considered to be one that between 19 and 25 BMI. If the BMI is between 25 and 29 in adult is considered overweight. If the BMI is 30 or greater, the person is considered to be obese. तो क्या है कि यहाँ पे एक चीज आती है BMI, ठीक है, क्या आता है BMI, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, क्या है आपका बॉडी मास इंडेक्स। तो ये जो BMI है, तो BMI एक क्या है, एक आपका पैरामीटर है BMI। तो BMI इसमें आपने बताया, इसमें बताया कि जिनकी BMI 19 to 25 के उस अंडर आई है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक हेल्दी वेट है। और इससे नीचे जाती है 19 से या 18 से नीचे जाती है तो वो क्या है आपका लोअर वेट है, यानी कम वेट है। और 25 से ऊपर जाती है, 25 से ऊपर जाती है तो वो आपके किस में आता है, ओबेस में आ जाता है। 30 तक आपका 25 से ऊपर जैसे आप जाओगे आपकी BMI आएगी तो वो किस में आ जाएगी, आपके ओबेस में, ठीक है। तो देखते हैं, a healthy weight is the weight which is suited for a body height without compressing any health factor. A person with a healthy weight has the right BMI, is the free from major health problems such as heart disease, spinal failure, kidney failure, diabetes, infection, so on. By using height and weight chart for BMI chart, healthy weight a person can be calculated, ठीक है। अगर आपका हेल्दी वेट रहता है, आपका वेट हेल्दी है आपकी हाइट के अनुसार, तो आपको किडनी फेलियर, हार्ट डिजीजेस एंड शुगर, तो इन सारी डायबिटीज, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से क्या आप बचे रहते हो। अगर आपका वेट, आप ओबेस हो, आप ओबेस की तरफ जा रहे हो, ओबेसिटी आपको मोटापा है, तो आपको ये सारी बीमारियों के होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स 19 to 25 के बीच में रहना चाहिए, और आपका नहीं है तो आपको मेंटेन करने के लिए जो सारी चीज़ें वो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमें उनके लिए कैसे प्रेरित होना है। तो चैप्टर ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते ही आता है लगभग
5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन एक आ जाता है, हाउ टू मेंटेन आवर बॉडी वेट, ठीक है, हेल्दी वेट। तो इसी में हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं बीएमआई। तो अभी क्या है हमारा बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। जब भी हमें बीएमआई निकालना है तो क्या है, आपकी जो हाइट है, जो आपका वेट है, यानी उसका फॉर्मूला क्या है, आपका जो वेट है वो आपको किस में चाहिए, किलोग्राम में, ठीक है। किस में चाहिए, आपका जो वेट है इन किलोग्राम, ठीक है। कौन, आपकी जो हाइट है, ठीक है, क्या है, हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर में, हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो जैसे मान लो, सपोज मैं आपको एक करके देखता हूँ, जैसे 60 किलो वजन है, ठीक है, 60 किलोग्राम, एंड अब इसकी हाइट मान लो 175 हाइट है, ठीक है। तो 175 सेंटीमीटर, और अब हम मीटर में करेंगे तो 1 पॉइंट इसका स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारा 60 अपॉन इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 1.75 इंटू 1.7, तो आपका आएगा 1.75 3.0625। आप कैलकुलेट करके देखना, ये आपका। अब इन दोनों का हम करेंगे 3×18, तो आपका कुछ 19, तो आपका क्या आएगा, ये आपका 19.0 पॉइंट में कुछ ऐसे आपका 153 ऐसे पॉइंट में आपका आएगा। तो आपका जे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका किस में आ रहा है, 19। तो अभी मैंने क्या बोला था, आपका 18.5 या 19 से आप ऊपर जाएंगे तो क्या आपका नॉर्मल वेट में आएगा, ठीक है। तो क्या आपका नॉर्मल वेट है, आपके बुक में आपका अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ये सारा आपको बुक में आपको दिखाई दे रहा है। तो आपका बीएमआई ये निकल के आ रहा है इसका, जिसका 60 किलो वजन है। और तो इसी तरीके से आपका खुद अपने बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे कि हम अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं, या एवरेज नॉर्मल वेट में। तो हमारा जो आप एक आइडियल वेट होता है वो 19 to 25 के बीच में आना चाहिए आपका बॉडी मास इंडेक्स। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका, आप सब अपने अपने बॉडी मास इंडेक्स से अपने वेट का बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे अपने घर वालों का, ठीक है। जिससे आप पता करोगे कि कौन ओबेस है, किस ओबेस कैटेगरी में कौन कौन है, और नॉर्मल कैटेगरी में कौन है, एंड अंडरवेट कौन है। तो ना हमें अंडरवेट होना है, ना हमें ओवरवेट होना है, हमें कैसे आइडियल वेट में रहना है, ठीक है। हमें किस में रहना है, आइडियल वेट में। तो ये आपका तरीका था, ठीक है। तो बुक में आपका मेल एंड फीमेल के लिए दोनों में हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग आपका हाइट का अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, ये सारे आपका टेबल दे रखी है। तो आपको बुक में से देख के अपने अनुसार, अब आप अगर अंडर वेट हो तो ओवर वेट के लिए आपको क्या कैलोरी गेन करनी है, अपनी डाइट को बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप ओवर वेट हो तो आपको एक्सरसाइज, योगा एंड वर्कआउट करके उसे नॉर्मल वेट में लाना है, ठीक है। तो यही हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, हाउ टू मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, ठीक है। हाउ टू मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट। तो हम पढ़ते हैं, नंबर फर्स्ट आपका क्या, गोल सेटिंग, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट आपका क्या है, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में आपका क्या है, गोल सेटिंग, ठीक है। गोल सेटिंग क्या होना चाहिए आपका, गोल सेटिंग में ये होना चाहिए कि आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है, ठीक है। फाइंडिंग आउट योर वेट इन द रिलेशन टू हाइट लेट्स यू नो इफ यू नीड टू गेन और लॉस वेट फर्दर। वंस दिस बिकम क्लियर, सेट अ टारगेट फॉर हाउ मच चेंज यू वांट टू सी विद इन अ मंथ with the right diet and exercise. It is the recommended that you start with smaller target and rise your levels with each successful phase. तो क्या है, आपको सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए गोल सेटिंग का मतलब क्या है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो वेट है वो आपको बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये नहीं, आपको पता ही नहीं है कि बीएमआई के में अंदर हूँ या बीएमआई के बाहर हूँ, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी आपका लक्ष्य निर्धारित होगा
कि आपको फाइंडिंग योर वेट इन रिलेशन ऑफ हाइट, आपको हाइट के अनुसार आपका कितना वेट है, तो उसी हिसाब से अगर आप अंडर वेट हो तो आपको डाइट में अच्छी कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेना है, प्रोटीन्स अच्छे लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं, ठीक है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको फिर क्या करना है, योगा एक्सरसाइज वगैरह करके आपको अपनी बॉडी को, आपके बॉडी के वेट को कम करना है। तो ये सब नंबर फर्स्ट आपकी होती है गोल सेटिंग, तो आपको पहले लक्ष्य निर्धारित करना है। नंबर सेकंड चीज है हेल्थ नॉट वेल्थ इज द की, यानी हेल्थ ही क्या है, यानी वेल्थ यानी धन कुछ नहीं है। जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको वेल्थ नहीं मिल सकती, सीधी सी बात है, ठीक है। इससे सबसे पहले आपको हेल्थ होनी चाहिए। अब मान लो आप पैसे कमा रहे हो बट आपको बीमारी लग गई कोई, तो वो क्या, आप ना उस पैसे को यूज कर पाओगे ना उस पैसे को कमा पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, थॉट इट इज द टेम्पटेटिंग ऑफ लॉस वेट इज लुक गुड, इट इज द बेस्ट ऑफ लुक वेट इज द हेल्दी, ट्राई टू अचीव or maintain a BMI between 18.5 and 24.9. If you are male, your waist should be measure less than 40 inches, and if you are female, your waist should be less than 35 inches. क्या है कि आपको सबसे पहले कि आपको मेंटेन रहना है 19 to 25 के BMI में, एंड अगर आप मेल हो तो आपकी 40 इंचेस से कम आपकी कमर का साइज होना चाहिए, अगर आप फीमेल हो तो आपका 35 इंचेस से कम होना चाहिए। If your BMI or waist good beyond these limits, you may face variety of health risk. अगर आपकी ये मेजरमेंट आपका इस तरीके का है तो आप डिजीज फ्री रह सकते हो, हेल्थ रिस्क आपको कम है। नंबर थर्ड है कंट्रोल कैलोरीज काउंट, ठीक है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेंटेन हेल्दी वेट के लिए, ठीक है। कट 100 कैलोरीज अ डे इफ यू हैव एक्सीड योर आइडियल वेट। अगर आपको आइडियल वेट में आना है तो आपकी डाइट में क्या, आपको थोड़ा सा कैलोरीज को कट करना पड़ेगा, यानी आप 100 कैलोरीज कम कर सकते हो, तो वो आपका डाइटिंग में ही आता है, ठीक है। नंबर फोर्थ है चेंज लाइफ स्टाइल फॉर अ बेटर, ठीक है। चेंज लाइफ स्टाइल फॉर अ बेटर में क्या है, माइनर चेंजेस इन लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर टूवर्ड एक्सरसाइज कैन हेल्प मेंटेन बॉडी वेट, टेकिंग द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट एंड एस्केलेटर, वॉकिंग रिस्पॉन्सिबल डिस्टेंस इंस्टेड फॉर कम्युनिकेटेड बाय ऑटोमोबाइल्स, टेकिंग पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। यानी चेंजिंग लाइफ स्टाइल फॉर अ बेटर में आपका क्या है, फोर्थ हेडिंग में कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज आना पड़ेगा। अगर आप ओबेस हो, ओबेसिटी है, तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस कैसे लाने पड़ेंगे कि आपको देखते हो लिफ्ट का यूज़ ज़्यादा, आप जैसे आप बिल्डिंग में जा रहे हो तो हम हमेशा लिफ्ट का यूज़ करते हैं, हम दो मंजिल पे या 3 मंजिल पे भी जाना होता है तो आपको क्या है, लिफ्ट चाहिए या एस्केलेटर चाहिए, तो उसको अवॉइड करके आप खुद स्टेयर्स चढ़ के जाएँ, स्टेयर्स उतर के आएँ, तो उससे क्या होगा, आपको फिजिकल एक्टिविटी होगी तो आपके वेट पे फर्क पड़ेगा। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी लाइफ स्टाइल में चेंज कर सकते हो। और सिमिलर डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम ऑटोमोबाइल्स या बाइक या कार का यूज़ करते हैं, तो वो ना करके आप वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम उसे पैरों से चल के आप उसको क्लियर कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ थोड़ी सी लाइफ स्टाइल में आपको चेंज लाने से आपको जो आइडियल वेट आपको चाहते हो तो वो आइडियल वेट लाने में आपको मदद करेगा, ठीक है। नंबर 5 है गेट द सपोर्ट ऑफ दोज हु मैटर, यानी इन्वॉल्व दिस अराउंड यू, प्लान टू लूज वेट सो दैट यू हैव अ असेंडिंग सोर्स ऑफ मोटिवेशन। यानी हमें उन लोगों के बीच में रहना चाहिए जो मोटिवेट करें हमें, जो हमें मोटिवेट करें कि जो लोग हेल्थ के लिए अच्छे हैं, और अगर हम उन लोगों के साथ रहेंगे तो एक जाहिर सी बात है आपके ऊपर भी एक प्रभाव पड़ेगा कि आप उन लोगों से मोटिवेट रहोगे। ये नहीं कि जो लोग ओबेस हैं और ओबेसिटी है उनकी डाइटिंग और वो उल्टा सीधा खाना फैटी फूड खा रहे हैं तो आपका भी मन करेगा कि आप भी वो खाना खाओ। तो हमें उन लोगों के साथ रहना है जो अपने हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं और अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो नंबर है 7th है अवॉइड ओवर ईटिंग। अवॉइड ओवर ईटिंग का मतलब क्या है, अवॉइड ओवर ईटिंग का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सुबह का नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद हमें लंच करना है, लंच के बाद हमें डिनर में कौन कौन सा कैसे कैसा खाना खाना चाहिए। जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट में हमें नॉर्मल ब्रेकफास्ट करना चाहिए, फिर हमें लंच करना चाहिए टाइमिंग के हिसाब से। बट जो डिनर का खाना होता है, जो रात का खाना होता है, रात का खाना हमें लाइट हल्का खाना खाना चाहिए। तो हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। आप अगर ओवर ईटिंग करोगे तो क्या होगा, आप ओबेसिटी की लिस्ट में आओगे, एंड ओबेसिटी की लिस्ट में आओगे तो आपको जो आइडियल वेट चाहिए अपनी बॉडी का, जो आपको BMI का अकॉर्डिंग चाहिए 19 to 25 के बीच में, तो वो वेट आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या है कि अवॉइड ओवर ईटिंग, ठीक है। तो ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी है, ठीक है। नंबर
सेवेंथ है अवॉइड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड एंड अवॉइड फैटी फूड्स। ठीक है, तो आपको फैटी फूड है या जंक फूड है जितने भी, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, तो इस टाइप के क्या है जो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, जंक फूड जितने भी होते हैं फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो क्या होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप जब इन्हें खाते हो, इनका सेवन करते हो, तो क्या होता है आपकी बॉडी का वेट गेन होने लगता है। तो आप क्या है, आप पहले ही से ओबेस हो, ओबेसिटी की लिस्ट में, और आप इन फूडों को लाइक करोगे और इन्हें खाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आप ओबेस की लिस्ट में टाइप फर्स्ट या टाइप सेकंड में जाने की संभावना है। तो बहुत सारे ऐसे आपके उदाहरण हैं जिनसे आप अपनी बॉडी के आइडियल वेट में लाने में मदद कर सकते हैं। देन देख लेते हैं एक और, एक्सरसाइज रेगुलरली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज रेगुलरली। थॉट सम ऑफ आवर कैलोरी इनटेक इन यूज्ड अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, डाइजेशन, स्लीपिंग एंड अदर बॉडी एक्टिविटीज, लेफ्ट ओवर कैलोरीज गेट स्टोर ऑफ बॉडी फैट लीडिंग टू वेट गेन। Regular exercise can help the situation by burning the excess calorie when our calories intake and expectation constant other out, our body weight remains that same। यानी रेगुलर एक्सरसाइज से आपका क्या है, आपको जब हेल्दी वेट यानी एक आइडियल वेट चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी होगी। क्यों करनी होगी, जब भी आप कैलोरी ले रहे हो, जब आप अपनी डाइट ले रहे हो, जाहिर सी बात है खाना तो खाओगे, जब आप फूड लवर हो हर कोई, तो क्या होता है आप जो भी फूड है, जंक फूड कभी कभार आपने खा लिया, या आपने खाना खा लिया, या हैवी हो गया, तो अगर तो आपके बॉडी में कैलोरी गेन होगी, आपको ऊर्जा प्रदान होगी, कैलोरी आएगी। तो आप उस कैलोरी को बर्न करने के लिए, उस फैट को बढ़ाने के लिए, तो आपको क्या क्या यूज में होता है, आपका योगा हुआ, एक्सरसाइज हुआ, आपकी एक्टिव वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट, ये सारी चीज़ आपके आइडियल वेट को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके 7 या 8 तरीके के मैंने आपको जो आपके बुक में जो टॉपिक हैं वो आपको क्लियर करा दिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेंटेन योर आइडियल वेट। तो उस सब के लिए 5 नंबर में आपको कम से कम 5 टॉपिक जो मैंने आपको 8 कराए, आपको 5 तो कोई ना कोई मिनिमम करने ही होंगे, लिखने होंगे, वो कोई से भी आप लिख सकते हो। तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। तो ये आपका बॉडी मास इंडेक्स भी आपको समझ में आ गया, हाउ टू मेंटेन योर बॉडी वेट। ठीक है, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो आई होप कि आपको तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे इजी तरीके से। एंड अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा, जो हमारी चैप्टर के लास्ट टॉपिक होंगे, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। तो ये तीनों छोटे छोटे टॉपिक हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेटली एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।